नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक दवे आप सभी का वैरायटी विजन के इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे कनाडा विजिटर वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस को। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे आप अपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर सकते हैं, आपको किन किन डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होने वाली है, कैसे आप अपनी फाइल सबमिट करेंगे, सबमिशन के बाद आपको बायोमेट्रिक कैसे देना है, और साथ ही साथ उसके बाद जब आपका अप्रूवल आ जाता है तो आपको अपना पासपोर्ट कैसे सबमिट कराना है। ये वो फाइनल स्टेज होता है जिसके बाद आपके पास में आ जाता है आपका कनाडा विजिटर वीज़ा। इस पूरे प्रोसेस को कवर करने के साथ साथ करंट मार्केट सिनेरियो में जहाँ पर इमिग्रेशन से रिलेटेड काफ़ी कुछ नए चेंजेस आए हैं पिछले एक साल में, उसका विजिटर वीज़ा पे क्या इम्पैक्ट है और उससे रिलेटेड सारी क्वेरीज का जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। बने रहिए इस वीडियो में। चलते हैं हमारे लैपटॉप स्क्रीन पर। दोस्तों, जब हम बात करते हैं कनाडा विजिटर वीज़ा की तो इस वीडियो को मैंने 4 फेज़ में डिवाइड किया है। स्टेप नंबर 1 जहाँ पे हम डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट को डिटेल में समझेंगे कि आखिर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होने वाली है। स्टेप नंबर 2 जहां पर हम एप्लीकेशन कैसे सबमिट कर सकते हैं इसका एक क्विक ओवरव्यू लेंगे। स्टेप नंबर 3 जब आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तब आपको एक बायोमेट्रिक रिक्वेस्ट आती है, तो उसके लिए आप कैसे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और कैसे अपना बायोमेट्रिक दे सकते हैं। और स्टेप नंबर 4 जिसमें पासपोर्ट सबमिशन आता है, यानी कि जैसे ही आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है उसके बाद आपको अपना पासपोर्ट कैसे सबमिट करना है, और साथ ही साथ आप अपनी इस एप्लीकेशन को इंटरमीडिएट फेज में कैसे ट्रैक कर सकते हैं, उसके लिए ट्रैकर को कैसे कॉन्फ़िगर करना है। यही सारी चीज़ों को हम इस पूरे वीडियो में कवर करने वाले हैं। मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम समय में मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा सकूं। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले डिस्कस करते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट को। दोस्तों, जब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट की तो सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आता है आपका पासपोर्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर किस तरह से आपको पासपोर्ट का फर्स्ट और लास्ट पेज स्कैन करके उसकी डिजिटल कॉपी आपके पास तैयार रखनी है। ये हमारी एप्लीकेशन प्रोसेस में सबसे फर्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बन के सामने आता है। यहाँ पर दोस्तों एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि जब भी हम कनाडा विजिटर वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, हमें वीज़ा करंट सिनेरियो में पासपोर्ट की वैलिडिटी या उससे कम समय का इशू किया जाता है। ऐसे में अगर आपका पासपोर्ट सिर्फ 1 या 2 साल तक का ही वैलिड है, उस केस में आप अप्लाई करेंगे तो आपको वीज़ा जो मिलेगा वो सिर्फ 1 या 2 साल तक की वैलिडिटी का ही मिलेगा, जब तक कि आपका पासपोर्ट वैलिड है। हो सकता है उससे कम का मिले बट उससे ज़्यादा का नहीं मिलता है। पहले जो हम एक अजम्पशन लेके चलते थे कि 10 साल का कनाडा विजिटर वीज़ा मिलता है, वो अब नॉट एप्लीकेबल है। ध्यान रखिए, आपको अपने पासपोर्ट की वैलिडिटी जो है वो मैक्सिमम रखनी है। इस केस में मान लीजिए अगर आपका पासपोर्ट 1 साल में एक्सपायर हो रहा है, 6 महीने में एक्सपायर हो रहा है, तो उस केस में पहले आप अपना पासपोर्ट रिन्यू कराइए, उसके बाद रिन्यूड पासपोर्ट के साथ में आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कीजिए। नंबर 2 पे जो डॉक्यूमेंट आता है वो आता है आपकी ट्रैवल हिस्ट्री। ये डॉक्यूमेंट सिर्फ तब एप्लीकेबल है जब आपने पास्ट में दूसरी कंट्रीज़ में ट्रैवल किया है। अगर आपने कोई दूसरी कंट्री में ट्रैवल नहीं किया है तो उस केस में आपको इस डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब यहाँ पर आप प्रूफ के तौर पे क्या रख सकते हैं, या तो आपकी टिकटिंग्स और वीज़ा की डिटेल्स, या फिर अपने पासपोर्ट के वो पेजेस जहाँ पे स्टैंप लगे हो उनको एज ए प्रूफ ऑफ ट्रैवल आप यहाँ पे सबमिशन के लिए स्कैन करके रख सकते हैं। उसके बाद में तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आता है इन्विटेशन लेटर। मान लीजिए मैं मेरे केस में मेरे मदर फादर का वीज़ा अप्लाई करने के लिए सोच रहा हूँ, तो उस केस में मुझे उनको एक इन्विटेशन लेटर इशू करना होगा। अगर आपको इन्विटेशन लेटर का टेम्पलेट चाहिए तो उस केस में नीचे जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है वहाँ पर आप ईमेल कर सकते हैं। मैं आपको उसका टेम्पलेट आपकी मेल आईडी पे भेज दूंगा, जिसे आप अपने कस्टम सिनेरियो के हिसाब से कस्टमाइज़ करके अपनी एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। बट अगर हम बात करें इन्विटेशन लेटर की दोस्तों, तो उसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन ये होती है कि आप अपनी डिटेल प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि अगर मैं मेरे मम्मी पापा को इनवाइट करता हूँ कनाडा में, तो मैं मेरी डिटेल प्रोवाइड करूँगा, मेरा नाम, मैं कहाँ रहता हूँ, मेरा डेट ऑफ बर्थ, और मैं किस वीज़ा पे यहाँ पर हूँ, स्टडी वीज़ा, वर्क वीज़ा या फिर पीआर पर हूँ, और उसके बाद में मेरे मदर फादर की डिटेल्स, वो कितने टाइम तक रहेंगे, कहाँ रहेंगे। तो बेसिकली इन्विटेशन लेटर जो है वो एक वैलिड बेस तैयार करता है इमिग्रेशन ऑफिसर के लिए ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि जो ये वीज़ा इशू किया जा रहा है ये किस रिलेशन के रेफरेंस में इशू किया जा रहा है। उसके बाद चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बन के आता है दोस्तों, वो है पर्पज़ ऑफ ट्रैवल। पर्पज़ ऑफ ट्रैवल दोस्तों एप्लीकेंट यानी कि जो एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं, इंडिविजुअल कैंडिडेट्स जो कि विजिटर वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, उन्हें देना होता है, जिसमें वो मेंशन करते हैं उनकी पर्सनल पर्टिकुलर यानी कि उनकी खुद की डिटेल्स, साथ ही साथ उनका पर्पज़ ऑफ ट्रैवल, वो क्यों आ रहे हैं, कितने दिन के लिए आ रहे हैं, कहाँ रुकेंगे उस दौरान, और ये पूरा सिनेरियो उनको यहाँ पे जस्टिफाई करना होता है पर्पज़ ऑफ ट्रैवल लेटर में। इसका भी यदि आपको टेम्पलेट चाहिए तो आप मेरी ईमेल आईडी पे अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, मैं आपको उसका लेटेस्ट टेम्पलेट भेज दूंगा, जिसे आप अपने सिनेरियो के अकॉर्डिंगली कस्टमाइज करके सबमिशन में यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों आता है डॉक्यूमेंट नंबर 5, जो कि है आपका प्रूफ ऑफ फंड। ये सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बन के आता है। दरअसल आप जो ट्रैवल जर्नी कर रहे हो, आप जो ट्रैवल प्लान कर रहे हो, उसके लिए आपको इमिग्रेशन ऑफिसर को जस्टिफाई करना पड़ता है कि आप जो ये प्लानिंग बता रहे हो आने के लिए, उसके लिए आपके पास फ़ंड है या नहीं। फ़ंड है तो कितना फ़ंड है,
बेसिकली अगर आप 2 महीने की ट्रिप प्लान करते हैं और से आपका $5,000 का एक एस्टिमेट है खर्चा करने का, तो आपके पास वो पैसा है या नहीं, वो आपको जस्टिफाई करना होता है। सो इसके लिए कुछ रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि लास्ट 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट, लास्ट 6 मंथ के पे स्टेप अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो, अगर आप बिजनेस पर्सन हैं तो आपकी लास्ट 6 मंथ की जीएसटी रिटर्न, साथ ही साथ आपका करंट अकाउंट का स्टेटमेंट। सो ये कुछ एक डॉक्यूमेंट्स आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को प्रूव करते हैं इमिग्रेशन ऑफिसर की नज़र में। अब आता है 6th नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, वो है मैरिज सर्टिफिकेट। यहाँ पर हम एक थोड़ा सा सिनेरियो डिस्कस करते हैं। मान लीजिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ मेरे मदर और फादर के वीज़ा के लिए, तो उस केस में मुझे मेरे मदर और फादर की जो मैरिज सर्टिफिकेट है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। अब दोस्तों हो सकता है कि आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट ना हो, क्योंकि कई सारे केसेस में हमारे मदर फादर के टाइम में यानी कि 1990s और 85 में मैरिज सर्टिफिकेट मेंटेन नहीं किए जाते थे। सो उस केस में आप पासपोर्ट का वो पेज जहाँ पर मदर का नाम लिखा हो वो एज ए प्रूफ सबमिट कर सकते हैं। आप कोई भी इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट हो या कोई भी ऐसा वैलिड लीगल डॉक्यूमेंट हो जहाँ पर स्पॉज का नाम दिख रहा हो, सो ये बेसिकली एक प्रूफ होगा कि हाँ, जो आप अपनी हस्बैंड वाइफ का जो एक रिलेशन बता रहे हैं इस पूरी एप्लीकेशन प्रोसेस में, ये इसका एक एविडेंस देना होता है। सो उस एविडेंस के रेफरेंस में आप कोई भी एक लीगल डॉक्यूमेंट यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ और यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके इंग्लिश लैंग्वेज में होने चाहिए। सो इन केस अगर आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज में डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो यहाँ पर आपको IRCC के ऑथराइज्ड ट्रांसलेटर से ट्रांसलेट करवाना होता है। अब यहाँ पर एक मोस्ट कॉमन क्वेरी आती है। अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या हमें IRCC के ऑथराइज्ड ट्रांसलेटर से ही ट्रांसलेट करवाना है या हम ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके नोटराइज वाले के पास से नोटरी करवा सकते हैं। सो दोस्तों, मेरे अपने केस में जब मैंने मेरे मदर फादर का वीज़ा अप्लाई किया तो मैंने क्या किया, उसी का एक इंग्लिश ड्राफ्ट नोटराइज्ड जो हमारे ऑथराइज नोटरी वाले होते हैं उनके पास से उसकी नोटरी करवा दी और वो डॉक्यूमेंट अपलोड किया और मेरी पर्टिकुलर इस एप्लीकेशन प्रोसेस में उसे एक्सेप्ट कर लिया गया। सो मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि वो एक्सेप्ट होता है। अब बात आती है आपके इंडिविजुअल केस में। हाँ, अगर आप ऑफिशियली चैनल पे जो भी पोस्टिंग्स है उसको देखेंगे तो उसमें ऐसा कहा गया है कि इट शुड बी IRCC अप्रूव्ड ट्रांसलेटर। सो ऐसे में ऑफिशियली तो आपको उन्हीं से कराना है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में, मेरे अपने ही नहीं बल्कि मैंने काफ़ी सारे कॉन्टैक्ट से भी जब ये पूछा तो उनके केसेस में नोटरी वाला जो सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट है वो एक्सेप्ट कर लिया जाता है। उसके बाद जो 7वां सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बन के आता है वो आता है आपका अपना डिजिटल फोटो। जो भी एप्लीकेंट्स हैं उनको अपना डिजिटल फोटो की रिक्वायरमेंट रहेगी एप्लीकेशन में अपलोड करने के लिए। अब यहाँ पर स्टैंडर्ड जो पासपोर्ट साइज फोटो हम लोग इंडिया में कैप्चर कराते हैं वही उसी का डिजिटल फ्रेमिंग चलेगा। यहाँ पर कोई आपको साइज़ ही कितना बड़ा कंसर्न नहीं है बेसिकली, बिकॉज जब आप सॉफ्ट कॉपी में फ़ोटो करते हैं तो उसे आप अपने हिसाब से रिसाइज भी कर सकते हैं। वैसे मैं आपको यही बोलूँगा, जब भी आप स्टूडियो में अपना फोटो खिंचवाते हैं उनको बोलिए कि स्टैंडर्ड पासपोर्ट साइज फोटो में की फ्रेम में उसे कैप्चर करके आपको उसकी डिजिटल कॉपी दे दे, जिससे कि आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद में 8वां सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बन के आता है प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप। यहाँ पर अब हम एक सिनेरियो डिस्कस करते हैं जिसमें मान लीजिए हम एक विजिटर वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस कर रहे हैं और मैंने एज ए सन इन्विटेशन लेटर इशू किया है मेरे मदर फादर को, जो कि उनकी एप्लीकेशन में अटैच होगा। अब यहाँ पर इस इन्विटेशन लेटर को वैलिड करने के लिए आपको एक डॉक्यूमेंट देना होगा, जो डॉक्यूमेंट सर्व करेगा एज ए पर्पज़ कि हाँ, जो मैं इन्विटेशन लेटर इशू कर रहा हूँ मेरे मॉम डैड को कर रहा हूँ और मेरे मम्मी पापा का मेरे साथ में जो फादर मदर और सन वाला जो रिलेशन है उसको प्रूव करने के लिए मेरा बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पे मुझे लगाना पड़ा था। ठीक यही चीज़ आपको करनी होगी। अगर आप अपने इन लॉज को इनवाइट करते हैं या जिस भी किसी रिलेटिव को इनवाइट करते हैं, वहाँ पर रिलेशन का आपको एक प्रूफ देना होता है। आप बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं, आपके पास जो भी ऐसा डॉक्यूमेंट है जहाँ से आपका रिलेशनशिप प्रूफ हो जाए। अच्छा, कुछ केसेस ऐसे भी आते हैं दोस्तों जहाँ पर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता है, ऑफिशियली कुछ डॉक्यूमेंट नहीं होता है। मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं जहाँ पे एप्लीकेंटों ने अपनी व्हाट्सअप चैटें, अपनी पुरानी शादी के फोटोग्राफ्स, ऐसे कुछ एविडेंसों को एक 3-4 पेजेस का एक एविडेंस का एक डॉक्यूमेंट बनाया, साथ ही साथ ऊपर एक एनेक्स्चर डाला और उसके साथ प्रूव करने की कोशिश करी और वहाँ पर भी एप्लीकेशन स्वीकार कर ली गई, यानी कि एक्सेप्ट कर ली गई। सो ये टोटल जो यहाँ पर डॉक्यूमेंटों का गेम होता है ये होता है इमिग्रेशन ऑफिसर को कॉन्फिडेंस में लाने के लिए। सो दोस्तों, अब बात करते हैं 9th नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट की, जो कि है आपका लीव अप्रूवल लेटर। ये अप्लाइड है एम्प्लॉयड लोगों के लिए, जो किसी कंपनी में काम कर रहे हैं या गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो वो जब कनाडा विजिटर वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उनको इमिग्रेशन ऑफिसर को ये प्रूव करना होता है कि वो जब यहाँ पे आ रहे हैं तो उनके एम्प्लॉयर से उन्होंने प्रॉपर अप्रूवल लिया है जो जर्नी ये लोग प्लान कर रहे हैं उसके लिए। अगर आप इस तरह का लीव अप्रूवल लेटर नहीं देते हैं तो यहाँ पर अगर मैं इमिग्रेशन ऑफिसर हूँ तो मेरे दिमाग में डाउट आ जाएगा कि ये बंदा अगर यहाँ पे आता है तो यहाँ पे कोई जॉब वगैरह खोजेगा, यहीं पे कंटिन्यू करेगा एंड देन ही विल नॉट गो बैक। सो इसी डाउट को क्लियर करने के लिए यहाँ पे लगाते हैं हम लीव अप्रूवल लेटर।
ऑफिशियली इस लीव अप्रूवल लेटर की कहीं पर भी आपको कोई कॉलम नहीं दिखेगा एप्लीकेशन सबमिशन में, बट इस तरह का ये जो डॉक्यूमेंट है ये हम अटैच करते हैं अदर डॉक्यूमेंट सेक्शन में, जहाँ पर बेसिकली आप अपना केस को स्ट्रॉन्ग करने जा रहे हो, अपने अप्रूवल के लिए एक स्टेप आगे बढ़ते जा रहे हो। अब उसके बाद आती है कुछ जेनरिक इन्फॉर्मेशंस की, जो कि आपके पास होनी चाहिए इससे पहले कि आप एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट करें, जिसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ जैसी इन्फॉर्मेशन तो बेसिकली हर किसी के पास होती है। बात आती है एजुकेशनल डॉक्यूमेंट की, आपकी हाईएस्ट एजुकेशन, उसका डॉक्यूमेंट, उसका प्रूव करने वाला, प्लस आपका वर्क एक्सपीरियंस। अब यहाँ पर अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस आप दिखा रहे हैं तो लास्ट 4 कंपनीज में, मैक्सिमम लास्ट 4 कंपनीज का आपके पास में वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए। फिर चाहे वो अपॉइंटमेंट लेटर हो, रिलीविंग लेटर हो, उससे रिलेटेड जितना डाटा आप गैदर कर सके करें। अगर आपके पास एक ही एम्प्लॉयमेंट का डिटेल है तो भी चलेगा, मगर यदि आपने 5 से 10 कंपनियां चेंज की है तो सबकी डिटेल की जरूरत नहीं है। लास्ट रिसेंट 4 कंपनीज की डिटेल आपके पास में होनी चाहिए, या 4 जो जॉब प्रोफाइल्स थी आपकी उनकी इन्फॉर्मेशन आपके पास में होनी चाहिए। फिर आता है फैमिली डिटेल्स। फैमिली डिटेल्स में यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में ज़्यादा पड़ता है हमें, क्योंकि यहाँ पे जरूरत पड़ती है न केवल आपको अपने पेरेंट्स की डिटेल बल्कि अपने सारे सिबलिंग्स की डिटेल भी यहाँ पे सबमिट करनी पड़ती है। इन सभी चीज़ों को हम जब एप्लीकेशन सबमिशन की तरफ बढ़ेंगे तब थोड़ा और डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल मैंने आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट आती है उनका एक क्विक ओवरव्यू देने की कोशिश करी है। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताना भूल गया था, जो हमने प्रूफ ऑफ फंड के दौरान डिस्कस किया था कि हमें लास्ट 6 मंथ ऑफ पे स्टब और या 6 मंथ ऑफ बैंक स्टेटमेंट देना होता है। तो वहीं पर अपनी फाइल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप एक और डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं, जो कि होता है आपका एसेट इवेल्यूएशन रिपोर्ट। अक्सर कंसल्टेंट भी आपको रिकमेंड करेगा कि आप कोई रजिस्टर्ड सीए के पास जाइए और वहाँ से अपनी एसेट्स की, जिसमें आपका मूवेबल और नॉन मूवेबल टाइप ऑफ एसेट आता है, उनकी एक इवैल्यूएशन रिपोर्ट बनवा दीजिए, उससे सर्टिफाई करवा दीजिए। इससे दोस्तों क्या होता है, जब आपकी फाइल सबमिट होती है और वो इमिग्रेशन ऑफिसर के सामने जाती है तो वो ये एनालाइज करते हुए इस पॉइंट पर आएगा कि इसके पास में इंडिया में इतनी सारी इनमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो इस इमूवेबल प्रॉपर्टी उसको एक कॉन्फिडेंस दिलाएगी कि अगर ये बंदा कनाडा आता है तो उसके पास एक रीज़न है इंडिया दोबारा जाने के लिए। अगर सेल आउट भी करना है तो ही हैव टू बी इन इंडिया। सो यहाँ पर ये कॉन्फिडेंस प्रोवाइड कराता है, और इसी कॉन्फिडेंस की वजह से आपकी जो एप्लीकेशन है वो अप्रूवल की तरफ आगे बढ़ती है। सो अगर आपको ये जो रिपोर्ट है वो किस तरह की फॉर्मेट में बनानी है, कैसे करना है, तो उसका भी अगर आपको एक सैम्पल फॉर्मेट चाहिए तो आप मुझे इस नीचे जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रहा है वहाँ पे मेल कर सकते हैं। मैं आपको डिटेल रिपोर्ट का एक सैम्पल दे दूंगा, उसी तरह की रिपोर्ट आप अपने सीए से बनवा सकते हैं और इस एप्लीकेशन में अपलोड कर सकते हैं। सो ये हो गया दोस्तों ओवरव्यू, क्या क्या डॉक्यूमेंटों की रिक्वायरमेंट होगी। अब जब आप ये डॉक्यूमेंट सब गैदर कर लेते हैं तब बात आती है पोर्टल की तरफ आगे बढ़ने की। सो मैं आपको सीधा ले चलता हूँ कनाडा विजिटर वीज़ा एप्लीकेशन पोर्टल की तरफ,